लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक करा था इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जिसमें एक बात आई थी कि लॉस अलाउंस को निकालते कैसे हैं। तो हमने स्टार्ट के जरिए समझा था कि लॉस अलाउंस को कैसे निकालते हैं कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग डाटा देखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 20-20 हज़ार आपको लगता है कि नहीं मिल सकते, तो आपने उसको 11% के हिसाब से डिस्काउंट किया था और उसमें जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी वही आपका लॉस अलाउंस था, या फिर यूँ कह लो कि वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस था। बट इसमें एक और चीज़ थी कि कब आपको 100% लेना है, कब आपको परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज निकाल के कि भैया आपको क्या लगता है कि कितना आपके परसेंटेज कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपको डिफॉल्ट हो सकता है। तो इस पे वाली परसेंटेज लगाते हैं। 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर इन 3 केस होते थे, जब आपका पहले स्टार्टिंग से क्रेडिट इंपेयर्ड होता था, या फिर आपका बाद में चल के क्रेडिट इंपेयर्ड होता है, या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट हो, तीनों ही केस में आप 100% यहाँ पर इसे ईसीएल में डालते थे। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक थ्योरी भी लिखवाई थी हमने। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आज हम एक एग्जांपल करेंगे, बट उस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड आया था क्रेडिट इंपेयर। क्रेडिट इंपेयर का क्या मतलब था? जब आपके पास एविडेंस होते हैं ऑफ इंक्रीज रिस्क। हमने यहाँ पर देखा ना कि क्रेडिट इंपेयर क्या था, जब स्टार्टिंग से ही हमें पता था कि सामने वाले के जो पार्टी है उसकी हालत ख़राब है, तो हम उसको कहते थे कि क्रेडिट इंपेयर्ड है। तो क्रेडिट इंपेयर्ड जब होता था ये, तो हम क्या करते थे? 100% ईसीएल लेते थे। अब इसमें बात आती है कि क्रेडिट इंपेयर्ड की 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि एविडेंस ऑफ इंक्रीज रिस्क हो तो भी आपका क्या होगा? क्रेडिट इंपेयर्ड है। और अगर 30 दिन तक वो पैसे ना दे तो भी आपका होगा क्रेडिट इंपेयर्ड है। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे कि देखते हैं एग्जाम्पल में है क्या। तो क्या कहता है? बॉन्ड ₹10 लाख, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड 30,000। तो आपने बॉन्ड बाय करी है 10 लाख के, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करी है 30,000। कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10%, रीपे आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल बाद इसको रीपे करना है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड बट एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड बट एविडेंस ऑफ क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर interest received, no evidence of credit impairment, probability of deficiency 5%. At the end of fourth year default occurs and nothing is realizable now. Expected credit losses are 50% interest and 50% principal each year. Prepare necessary ledger. तो सबसे पहली बात आती है कि ये केस कौन सा वाला बन रहा है। ये है बॉन्ड वाला केस। रिसीवेबल में आता है बॉन्ड, तो रिसीवेबल में भी कौन से वाले पे करोगे आप? एसीएम पर करोगे, एफबीडी ओसीआई पर करना चाहते हो, या फिर एफबीडीपीएल पे करना चाहते हो? एफबीडीपीएल पे तो अलाउंस बनता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को उसके जरिए तो करने का सवाल ही नहीं उठता। तो बात आती है अब एसीएम पर या एफबीडी ओसीआई पर। तो एसीएम के मेथड से इसको सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या आंसर बनता है इसमें। तो बॉन्ड खरीदे हमने, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे करी है 30,000 रुपये, और इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमारा इंटरेस्ट है, जैसे 10 लाख है तो 10 लाख का 10% जो आपको कैश फ्लोज मिलते रहेंगे 1 लाख रुपये हर साल 6 साल तक। और रीपे कब करना है? 6 साल बाद रीपे करना है इसको। अब पहले साल के एंड में क्या हुआ? इंटरेस्ट तो मिल गया बट एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। तो अभी हमने देखा था कि जब भी एविडेंस होता है आपका क्रेडिट इम्पेयरमेंट का, तो आप क्या करते हो? लॉस अलाउंस बनाते हो। तो जब भी आप एसीएम वाले मेथड से करते हो तो याद है आपको क्या करते हैं? सबसे पहले आईआरआर निकालते हैं। तो आपकी जेब से पैसे कितने गए हैं? आपको 10,30,000 रुपये देने पड़े हैं, और आपको मिलेंगे कितने? 1-1 लाख रुपये मिलेंगे 6 साल तक, और लास्ट में 10 लाख रुपये भी मिल जाएंगे। तो अब इसमें ये देखना कि जो इन्फ्लोज हैं इसको किस रेट से मैं डिस्काउंट करूँ कि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू आपने निकाल रखा है, यही आ जाए। तो आप जब इसको डिस्काउंट करोगे तो आपका आएगा 9.3%, या मैंने पहले से निकाल रखा है। आईआरआर आपको आता ही होगा निकालना। आगे बढ़ते हैं, इसके लेजर देखते हैं। लेजर में क्या करना है? तो एक तो बनेगा आपका बॉन्ड अकाउंट। बॉन्ड अकाउंट में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपने पहली तारीख को 1 जनवरी को अमाउंट पे करा है 10,30,000। तो एसीएम में तो आप 10 लाख और 30,000 दोनों को ही कैपिटलाइज कर देते हो, इसलिए पूरा ही अमाउंट यहाँ पर आ गया। और 31/12 को आपको पैसा मिल जाएगा 1 लाख रुपये, जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस था 10% के हिसाब से, तो आपको वाला पैसा मिल गया। अब लिखना है आपको फाइनेंशियल इनकम। फाइनेंशियल इनकम किस पे लगाओगे आप? 10,30,000 पे आईआरआर, और जो आपका ट्रू रेट है उस हिसाब से लिखोगे यहाँ पर आप। तो 10,30,000 का 9.35% होता है 95790, और आपका यहाँ पर बैलेंस शीट बच जाता है। बट इसमें बात आती है कि यहाँ पर क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट, एविडेंस ऑफ क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। तो जब क्रेडिट इम्पेयर के एविडेंस होता है, परचेज 1 साल बाद ही आपको दिख गया ना कि यहाँ पर क्रेडिट इम्पेयरमेंट के एविडेंस है, तो आपको 100% ईसीएल में डालना होता है। जो भी आपके अब आने वाले कैश फ्लोज है उनका आपको प्रोविजन बनाना होता है। तो आप इसके लिए अलग से एक लॉस अलाउंस बनाओगे, जिसमें क्या रहेगा? अब बाय P&L एंट्री क्या करते थे? P&L डेबिट टू लॉस अलाउंस एंट्री याद है ना? P&L डेबिट टू लॉस अलाउंस। जब भी आपको लॉस अलाउंस, एसीएम वाला मेथड है, इसमें आपको लॉस अलाउंस बनाना है, तो एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। तो इसमें आपने बाय P&L में अमाउंट क्या कैसे दिखाना है आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। देखो पहले साल का तो पैसा मिल गया ना। अब आपको क्या लगता है कि क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, मतलब ये इस बंदे पे इस बंदे के हालात आपको खराब लग रहे हैं। तो जब आपको उस बंदे के हालात खराब लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लॉस अलाउंस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कितना बनाओगे? 100% बनाओगे। यहाँ पर ये वाला कौन से वाला केस है कि आपको अब लेटर ऑन वाला है ना? लेटर ऑन में क्या था कि एक तो था कि परचेज के टाइम पर ही दिख गया, एक था कि लेटर ऑन पे दिखेंगे, तो भी आप इसका 100% ही बनाओगे, जो भी आपको लगता है कि इतने पैसे मुझे नहीं मिलने वाले। तो आपने क्या देखा? पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था कि आपको 50% जो है वो पैसे हो सकता है ना मिले। तो यहाँ पर देखो लिखा था 50% इंटरेस्ट और 50% इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल जो है उसका पैसा आपको नहीं मिले। तो यहाँ पर आते हैं हम
क्या क्या है आपका सेकंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में और लास्ट ईयर में भी प्रिंसिपल का भी 50% आपको लगता है ना मिले। तो इन सब का जो है आपको क्या करते थे हम, जैसे वहाँ पर 11% के हिसाब से आपने डिस्काउंट करा था, यहाँ पर क्या रेट है IRR का 9.3% है, 9.3% के हिसाब से डिस्काउंट करोगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो उस प्रेजेंट वैल्यू को आपने यहाँ पर लिखना है। इसका नाम क्या था वैसे, लाइफ टाइम ECL, इसको आप कहते थे लाइफ टाइम ECL, जिस पर आप 100% प्रोविजनिंग करते थे। तो ये कौन से वाला पैसा, ये वो पैसा है जो आपको लगता है कि ये डूब जाएगा। और बाद में चल के जो P&L में आपने यहाँ पर दिखाया है, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट जो है फाइनेंशियल एसेट के साथ एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर की आप बैलेंस शीट में आ रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड की, तो लॉस अलाउंस में जो भी अमाउंट है वो आपकी फाइनेंशियल एसेट में से कम हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर में क्या था, बैलेंस ट्रांसफर होगा यहाँ पर, और इस साल भी आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है वो मिल गए हैं। सेकंड ईयर में भी क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, सेकंड ईयर में आपको इंटरेस्ट तो मिल गया था, बट इस साल भी आपका एविडेंस ऑफ क्रेडिट इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। तो पहले साल की तरह ही केस है वाला सेकंड ईयर वाला भी, तो इसमें भी सेम ही ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। तो एक तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो था वो मिल ही गया, और अब आपको फाइनेंशियल इनकम बुक करनी है। फाइनेंशियल इनकम बुक करनी है, आपका जो आपका बैलेंस है यहाँ पर 10,25,790, इस पर आपको नहीं लगाना 9.3%। क्यों? क्योंकि इस बार आपने लॉस अलाउंस बुक कर लिया है। अब ये देखो, पिछले साल की 31/12 जो डेट थी, उस दिन आपने बैलेंस शीट में कितना फाइनेंशियल एसेट दिखाया होगा। एक तो ये वाला बैलेंस है आपका 10,25,790 जो बैलेंस था, इसमें से माइनस कर दिया होगा लॉस अलाउंस। जो बैलेंस आपका बैलेंस शीट में बच रहा होगा उसी पे तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम बुक करोगे। तो यहाँ पर आपका 10,25,790 है, आपको माइनस करना पड़ेगा जितना भी आपका लॉस अलाउंस था। यहाँ पर आपने बनाया था पिछले साल का लॉस अलाउंस जो था 513,508 था, तो आपने वो माइनस करा, उस पर आपने 9.3% के हिसाब से यहाँ पर इनकम बुक करनी है आपने। तो 9.3% क्या था, IRR था, उसके हिसाब से आपको इनकम बुक करनी है। यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट इम्पेयर्ड है तो आपको इसको नेट ही दिखाना पड़ेगा। जो नोट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जब भी क्रेडिट इम्पेयर्ड होता है वहाँ पर आपको नेट दिखाना पड़ता है। पिछले साल हमने क्यों नहीं नेट करा, पिछले साल भी नेट करा, बट वहाँ पर कुछ प्रीवियस बैलेंस था ही नहीं लॉस अलाउंस का, इसलिए हमने वहाँ माइनस नहीं करा था। यहाँ पर प्रीवियस बैलेंस था इसलिए हमने यहाँ माइनस करा। तो इसका 9.3% आता है 47642। अब आते हैं अगले साल पे। अब ये CD जो है वो BD बन जाएगा यहाँ पर, बट इसका साथ साथ लॉस अलाउंस वाला अकाउंट भी तो बना रहे हैं हम, तो उस पर भी आ जाते हैं। तो लॉस उसमें आपको क्या करना है, अब बाय P&L में दिखा के आपका यहाँ पर बैलेंस आ गया होगा 513,508, जो कि बैलेंस शीट में तो आपने फाइनेंशियल एसेट में से कम कर ही दिया होगा, बट अभी इस वाला अकाउंट तो चालू रहेगा। नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर 513,508। अब तो अभी भी आपको लगता है कि क्रेडिट इम्पेयर्ड है, आने वाली किस्तें जो आपको वो नहीं मिलेंगी। हालांकि पिछली बार भी लग रहा था, लेकिन इस बार की तो मिल गई ना 1 लाख रुपए, बट आपको अभी भी लगता है कि इसके हालात ख़राब है। पैसे तो दे रहा है लेकिन आपको लगता है कि ये क्रेडिट इम्पेयर्ड है, मतलब इसके हालत ख़राब है। तो आपको अब कौन सी मिलने वाली है किस्तें, तीसरी मिलनी है, चौथी, पाँचवीं, छठी, 4 किस्तें मिलने वाली हैं आपको। तो इस साल की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी किस्तें आपको जो लगता है कि आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, आपका वाला पैसा डूब जाएगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से निकालोगे, 9.3% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इसका आ जाएगा। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो इसका बैलेंस शीट है, जो इसका प्रेजेंट वैल्यू है वही तो पैसे। ये कौन से पैसे लिखे हैं आपने, जो आपको लगते हैं लॉस हाउस में कौन से पैसे डालते हो आप, जो आपको लगते हैं कि ये वाला पैसा मुझे नहीं मिल सकता। तो लेकिन आपने यहाँ पर लिखा कितना हुआ है, 513,508, बट आपको क्या लगता है कितने पैसे आपको नहीं मिलेंगे, 511,265। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में तो सोचा था कि 513,508 का आपका नुकसान होगा, बट इस साल आगे पता चला कि नहीं, 511,265 का नुकसान हो सकता है। तो पिछले साल तो आपने लॉस अलाउंस बना दिया था, उसका P&L में चला गया होगा वो, बट इसमें बात आती है कि आपने जो फर्स्ट ईयर में ये लॉस अलाउंस दिखाया था यहाँ पर 513,508, उसका इंपैक्ट कब आया था, सेकंड ईयर पे आया था। जब आप बोर्ड अकाउंट बना रहे थे तब आपने फाइनेंशियल इनकम उतने से कम करके इसको बुक करी थी। बट अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में आपने क्या सोचा कि आपका जो लॉस अलाउंस है वो इतना है, मतलब इस साल तो लॉस अलाउंस बना ही नहीं ना, सेकंड ईयर में तो लॉस अलाउंस आपने बनाया ही नहीं, क्योंकि आपका पहले वाला जो लॉस अलाउंस था वही कम हो गया, बाकी जो था आपका वो प्रॉफिट में चला गया, P&L में चला गया। लॉस अलाउंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है एक तरह से, आपका ये फायदा है। बाकी आपको इससे तो तकलीफ नहीं हो रही ना कि बाय P&L में दिखाया था, अब यहाँ पर 2CD में दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग में पहली बार हमने लॉस अलाउंस बनाया था तो हम एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस, और जिसका इंपैक्ट बाद में बैलेंस शीट में भी आता था और नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल इनकम में भी आता था, और यही लॉस अलाउंस को आप कंटिन्यू करते थे। बट नेक्स्ट ईयर के एंड में आपने चेक करा कि यार अभी भी ये क्रेडिट इम्पेयर्ड है, बट उस हिसाब से देखें तो 511,265 का ही आपका लॉस अलाउंस होना चाहिए था। तो जितने से लॉस अलाउंस घटा आपने बाकी का जो है प्रॉफिट में दिखा दिया। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर वाले केस में था क्या था, आपको इंटरेस्ट तो यहाँ पर मिल गया था, बट एक और चीज़ बोल रहा था यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड नो एविडेंस ऑफ CI। यहाँ पर अब कोई CI नहीं है, मतलब क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है अभी, बट ये फोर्थ केस में फॉल करता है। फोर्थ केस कौन सा था, प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिशियंसी 5%, जहाँ पर आपको लगता था नेक्स्ट 12 मंथ में आपको कितने % चांस है कि ये डिफॉल्ट करेगा, तो 5% चांस है कि ये डिफॉल्ट करेगा। अब इस केस में आपको क्या ट्रीटमेंट दिखानी है, पहले हम आते हैं बॉन्ड अकाउंट पे। तो बॉन्ड अकाउंट में क्या रहेगा, आपका जो भी CD रहा होगा उसका यहाँ पर आपका BD बन जाएगा, जो भी आपका कैश फ्लो था वो भी आपको मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल इनकम बुक करनी है,
तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल इनकम बुक करेंगे तो आपको इस 973432 का 9.3% जो कि आपका IRR है उस पर लेना है। यहाँ पर आपको नेट बेसिस लेना। इंडिया से जब आपका फोर्थ वाला केस होता है, अदर वाला केस होता है, तो आपको ग्रोस बेसिस पे इसको बुक करना है, इसको नेट नहीं करना है यहाँ पर। तो ये बात सबसे ज़रूरी है कि जब आपका फोर्थ वाला केस है आपको ग्रोस बेसिस में लेना है, लेकिन बाकी सब केसेस में, बाकी जो 3 केसेस थे वहाँ पर आपको नेट बेसिस पे लेना होता है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, थर्ड ईयर में जब हम बात करते हैं इस साल, तो क्रेडिट इम्पेयर्ड वो 5% वाली बात आती है। तो पहले तो ये वाला बैलेंस CD तथा बैलेंस BD बन जाएगा। अब इसमें आपका लगता तो है ना 5% ही सही लग तो रहा है आपको कि मेरा इतने का नुकसान होगा, तो आपको क्या करना होता था इसमें। अब कौन कौन सी किस्तें बाकी हैं, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली और सिक्स्थ वाली, तो 50,000 और 550 के। अब इसका क्या करना होता है, सबसे पहले इसको डिस्काउंट करोगे 9.3% के हिसाब से, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 5%, ठीक है ना। तो उसका 5% कितना होता है, 25,441। अब आपको लगता है कि आपका इतना लॉस अलाउंस होना चाहिए, तो बाकी का जो है पैसा आपका 485,825 जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट हो गया ना आपका एक तरह से। में आपको लगता था कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे, बट आज के दिन आप देखो तो आपको लगता है कि 25,441 नहीं मिलेंगे आपको, तो बाकी का जो पैसा आपका वो प्रॉफिट हो गया ना, तो वो P&L में चला जाएगा, लॉस अलाउंस डेबिट टू P&L। तो सिंपल सी ट्रीटमेंट थी इसकी। अब फोर्थ ईयर में आते हैं। फोर्थ ईयर में क्या हुआ है कि इसने पैसे देने से मना ही कर दिया। क्या था फोर्थ ईयर में, डिफॉल्ट अकर्स एंड नथिंग इज रियलाइजेबल नाउ, तो कुछ भी नहीं मिलेगा अब आपको। तो क्या अब क्या कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कुछ नहीं करना आपको भाई, सारा का सारा पैसा नुकसान हो गया तो P&L में डाल दो। आपका 963,961 सारा पैसा गया P&L में। और लॉस अलाउंस की बात करूँ तो ये आपका CD से BD बना होगा, और अब कुछ पैसे तो मिलने हैं नहीं, जो भी पैसे आपको वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के खत्म करना है यहाँ पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।